नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आज रणक्षेत्र में हम बात करेंगे योगी मतलब जीत की गारंटी, क्योंकि बिहार की सियासत में अब एक नाम छाया हुआ है, योगी आदित्यनाथ। जहां योगी जा रही है वहां महागठबंधन की नींद उड़ रही है। तेजस्वी यादव, मीसा भारती और पूरा विपक्ष अब योगी पर हमलावर है, क्योंकि योगी ने उनकी जात, धर्म और बूथ पॉलिटिक्स की पूरी बिसात उलट दी है। पहली ही 2 सभाओं से योगी ने बुर्का बनाम विकास और विरासत बनाम काम की ऐसी बहस खड़ी की कि विपक्ष की सियासत हिल गई। मोदी जी ने जिस मास्टर स्ट्रोक के तहत योगी को बिहार के रण में उतारा, उसका असर अब पूरे प्रदेश में दिख रहा है। जहां भीड़ उमड़ रही है, वहां एनडीए का मनोबल चढ़ रहा है। बिहार में जात पात की राजनीति टूट रही है और हिंदू मतों की एकजुटता बढ़ रही है। महागठबंधन के लिए यह सिर्फ एक चुनौती नहीं है, बल्कि सियासी संकट अब बन चुका है। तो आइए देखते हैं वो रिपोर्ट जिसने बिहार की राजनीति में मचा दिया है महा हाहाकार। देखिए योगी इन बिहार। बिहार की राजनीति में इन दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से विपक्षी खेमे में हड़कंप का माहौल है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हो या फिर मीसा भारती, हर कोई अचानक से योगी जी पर बरसने लगा है, क्योंकि बिहार की हवा बदल रही है और महागठबंधन की नींव हिल रही है। बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ की सभाओं ने वो कर दिखाया है जो अब तक कोई नहीं कर पाया। पहली 2 सभाओं में सीएम योगी ने विपक्ष के सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया, जो विपक्ष अब तक ईवीएम, बूथ प्रबंधन और मुस्लिम महिला मतदाताओं की पहचान जैसे मुद्दों पर सियासत कर रहा था। सीएम योगी ने उसी नैरेटिव को बुर्का बनाम विकास और विरासत बनाम काम की बहस में बदल दिया। महागठबंधन के नेता सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में योगी क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार में सभाएं कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सीएम योगी की सभाओं से बिहार में जो माहौल बना है वो विपक्ष को कांपने पर मजबूर कर रहा है। बिहार में हमेशा से कास्ट पॉलिटिक्स यानी जातीय समीकरणों का खेल रहा है, लेकिन योगी की सभाओं ने जातिवाद की राजनीति को कमजोर कर दिया है। अब लोग जात नहीं, राष्ट्र और विकास की बात कर विपक्ष परेशान है, क्योंकि बिहार में एनडीए के विपक्ष में जो माहौल बन रहा है उसने महागठबंधन की पूरी गणित बिगाड़ कर रख दी है। ईवीएम पर सवाल उठाने वाले अब योगी के भाषणों की भीड़ देखकर हैरान है। बिहार में बीजेपी नेता का अकाल पड़ गया है कि यूपी से नेता भाड़ा पे बुलाना पड़ रहा है। योगी का बिहार में कोई काम नहीं है, वो जाए अपना यूपी में बुलडोजर चलाए। बिहार में बुलडोजर चलाने वाला नेता का एंट्री नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनावों के बाद विपक्ष को उम्मीद थी कि हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नतीजे बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जब योगी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिली। अब वही फॉर्मूला बिहार में भी चल पड़ा है। बिहार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल कर दिया है, और वो तुरुप का पत्ता है सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी ने अपनी कमजोर सीटों पर सबसे मजबूत नेता को मैदान में उतार दिया है। उद्देश्य साफ है, जनता के बीच दबाव बनाना, विपक्ष को उसकी ही गढ़ में एंगेज करना। अब तक बिहार में योगी जी की जितनी भी सभाएं हुई है, वहां जुटी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि जनता अब बीजेपी के साथ खड़ी है। योगी जिन इलाकों में सभाएं कर रहे हैं, उनका असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं, बल्कि आसपास के जिलों में भी साफ दिखाई दे रहा है। यानी सीएम योगी का प्रभाव अब सिर्फ एक क्षेत्रीय लहर नहीं, बल्कि राजनीतिक सुनामी बन चुका है। योगी की सभाओं के समूचे बिहार में नई राजनीतिक बहस भी खड़ी कर दी है। वो बहस है विकास बनाम वोट बैंक की, और इस बहस ने विपक्ष के सारे मुद्दों को ध्वस्त कर दिया है। बिहार की राजनीति में हमेशा जात का जादू चलता रहा है, लेकिन अब योगी जी की वजह से जात पॉलिटिक्स कमजोर पड़ने लगी है। हिंदू मतों की एकजुटता बढ़ रही है, और यही एकजुटता एनडीए के पक्ष में निर्णायक साबित हो सकती है। बिहार में योगी आदित्यनाथ के भाषण अब सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रहे, वो अब सोशल मीडिया पर भी फायर स्टॉर्म बन चुके हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर प्लेटफॉर्म पर सीएम योगी के भाषण, उनके वीडियो क्लिप्स, उनके वन लाइनर्स वायरल हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि सीएम योगी बोलते नहीं हैं, बिजली की तरह प्रहार करते हैं। रघुनाथपुर में आया था,
और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारिच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। लेकिन जब मैं उस दिन आ रहा था तो बड़ी बारिश शुरू हो गई थी और मैं सोचता था कि कोई सभा में होगा नहीं, लेकिन रघुनाथपुर की सभा में वहां के युवाओं की, यहां के नागरिकों की, यहां के अन्नदाता किसानों की, यहां की माताओं बहनों के उत्साह को देख करके मैं कह सकता था कि सिवान की सभा में उससे भी बड़ा सैलाब आने वाला है। सीएम योगी का भाषण सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि जेडीयू और एनडीए के सहयोगी दल भी पूरी ताकत के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है बिहार में योगी की सभाएं एनडीए के लिए एनर्जी बूस्टर बन गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत पूरा महागठबंधन भी अब तक एक बात पर एकमत है। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर किसी बीजेपी नेता से इन्हें डर है तो वो है सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ तक कि बिहार के चुनावी कैलेंडर में भी अब योगी के सभाओं की सबसे ज्यादा डिमांड है। पार्टी कार्यकर्ता, जनता और स्थानीय उम्मीदवार सब चाहते हैं कि सीएम योगी उनके इलाके में जाए और यही सबसे बड़ा सबूत है कि बिहार की राजनीति में अब योगी फैक्टर हावी हो चुका है। बिहार में अब सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि आखिर कौन टिकेगा, क्योंकि मैदान में योगी उतरे हैं और योगी का मतलब सिर्फ प्रचार नहीं, प्रभाव, प्रेरणा और प्रहार है। महागठबंधन अब बौखला चुका है क्योंकि बिहार की जनता अब कह रही है कि जात नहीं, राष्ट्र हमारी पहचान है और यही है बिहार में इस बार के चुनाव की असली कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और अब बिहार से यूपी चलते हैं, जहां योगी के विकास नैरेटिव से अलग अखिलेश यादव फिर जाति की राजनीति में उलझे दिखे। एसआईआर में जाति का कॉलम जोड़ने की मांग करते हुए उन्होंने अब आरएसएस पर बैन की भी बात कही है। बीजेपी ने इसे साफ साफ जातिवादी एजेंडा बताया है और अखिलेश पर करारा पलटवार किया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अखिलेश को अब विकास नहीं सिर्फ वोट बैंक दिख रहा है? सुनिए क्या कह रही है बीजेपी। इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है हर वोटर की और इतनी बड़ी वोटर लिस्ट बनने जा रही है, तो एक महत्वपूर्ण डेटा जो हम सब लोग मांग करते रहे हैं उसके लिए केवल एक कॉलम और बढ़ाना है। जाति जनगणना तो बाद की बात है, लेकिन प्राइमरी जाति जनगणना तो हो ही सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर में एक कॉलम और दिया जिससे जाति जनगणना की जा सके। मुखिया अखिलेश यादव जी ने जिस ढंग से घोर जातिवादी, घोर तुष्टीकरण की राजनीति का बयान देने का काम किया है, ये बहुत ही दुखद है। प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। एसआईआर का विरोध करने का मतलब है ऐसी मतदाता सूची का विरोध करना जो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ भारत निर्वाचन आयोग बनाने की घोषणा कर चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य में घुसपैठियों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव जीतना चाहते हैं और जब एसआईआर लागू करने की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग ने कर दी है तो अखिलेश यादव जी की जमीन खिसक चुकी है। हम पूरी तरीके से इस विचार को खंडन करते हैं। असल में अखिलेश यादव का डर यह है कि एसआईआर के माध्यम से जो घुसपैठिए मतदाता सूची में आ गए हैं वो किसी न किसी रूप में उनके परंपरागत तरीके से वोटर बन गए। उनको हटने के भय से, उनको हटने के डर से वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मतदाता सूची अगर निष्पक्ष रूप से बनी और मतदाता सूची का करेक्शन हुआ तो उसमें उन घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा जो किसी न किसी रूप में फर्जी दस्तावेज बनाकर उसमें शामिल हो गए।
तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हरिनाथ उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। हरिनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आरजेडी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ शाहान परवेज जी। शाहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी से डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ है। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जन सुराज से हमारे साथ सोनाली आनंद जी जुड़ चुके हैं। सोनाली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी पैनलिस्ट का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करूंगी। आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ शाहान परवेज जी बने हुए हैं। शाहान जी, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार की धरती पर लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और उनकी जनसभाओं में भारी भीड़ देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस भीड़ से ये अंदाजा लगाया जाए कि क्या इसका प्रभाव आरजेडी पर पड़ सकता है, क्योंकि भारी भीड़ उनकी सभाओं में देखने को मिल रही है। जहां योगी आदित्यनाथ जाते हैं वहां भीड़ पहुंच रही है। शाहान परवेज जी। देखिए मैडम, मैं तो आपको चश्मा बदलने का सलाह दे रहा हूं और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भीड़ अगर आपको देखना है और जन सैलाब किसको कहते हैं वो देखना है तो आप कृपया करके एक बार पटना आइए, बिहार आइए और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी का आपको जनसभा देखना चाहिए। जब जनसभा आप तेजस्वी यादव जी का देखेंगे तो आपका ये सब जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा कि जन सैलाब किसको कहते हैं और भीड़ किसको कहते हैं। यहाँ तो सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका जीविका को जबरदस्ती बोल बोल कर खींच कर लाया हुआ भीड़, उसके बावजूद कुर्सियां खाली। तो इसको अगर आप भीड़ कहते हैं तो मैं तो सलाह दे रहा हूं आपको कि चश्मा बदलने की जरूरत है और आपको एक बार तेजस्वी यादव जी की सभा को देखने की जरूरत है। दूसरी बात आप कही कि जिस मुख्यमंत्री की लोकप्रियता पर उत्तर प्रदेश नहीं लड़ा जा सकता था, वो योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे जो उत्तर प्रदेश नहीं जीत सकते थे, उनको पिछड़ा का नाम लेकर केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया और चुपके से छुपके से धोखे से पिछड़ों का सम्मान की बात करने वाले लोग पिछड़ों को धोखा देकर आगे योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और ये परिणाम 2026 के बाद 2027 भी बहुत करीब है। और जिस प्रकार की मानसिकता इनको दिखाई देती है, आज आप प्रोमो में चला रहे हैं कि भाई जातीय बातें कही जा रही है अखिलेश यादव जी के द्वारा। अभी मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये वही योगी आदित्यनाथ जी हैं जिनकी कैबिनेट में, जिनके सचिवालय में और जिनके विभागों में केवल उन्हीं के जात विशेष के लोगों का भरमार नहीं है क्या? क्या आप आंकड़ा उठाकर नहीं देख सकते इस बात को? और हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं समावेशी सरकार की। हम लोग जब बात करते हैं तो बात करते हैं समावेशी विकास की। उसमें अगड़ा पिछड़ा सब लोग शामिल होता है, अल्पसंख्यक, दलित, माइनॉरिटी सब लोग शामिल होता है। मगर यहाँ कुछ लोग अपने परिवार के लोगों को, अपने जात के लोगों को ही केवल और केवल सचिवालय, विभागों में, कैबिनेट में, आप देख लीजिए अभी गठबंधन का जब टिकट बंटवारा हुआ है तो हम लोगों ने तो कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और हम इसी आधार पर जातीय जनगणना की भी बात कर रहे हैं, सामाजिक पिछड़ापन की लड़ाई हम लड़ने का काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं जी, सभी को नाम एक जगह पर लेकर आएंगे और जब चुनाव होगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हरिनाथ उपाध्याय जी भी हैं। हरिनाथ जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के साथ है और लेकिन जिस तरीके से भीड़ की अगर हम बात करें, हालांकि शाहान परवेज जी इस बात को नकार रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं में भीड़ नजर आ रही है, जिस तरीके से सिवान में उन्होंने सभाएं की, और हालांकि इसका कितना असर जो है वो दिख रहा है। आपका क्या रुख जो है वो रहेगा जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सभाओं में लगातार भीड़ है? महागठबंधन में एक डर? हरिनाथ जी। जी शिवांगी जी, देखिए सही बात कह रहे थे शाहान परवेज जी। हम लोगों को कहीं नहीं दिखाई देता है कि भाजपा या योगी आदित्यनाथ जी के सभा में बहुत भीड़ हो रही है। आप जानती हैं सरकारी तंत्र का दुरुपयोग भी ये लोग कितना करते हैं। जो है तमाम कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और जो है आउटसोर्स से जो भर्तियां की है इन्होंने, अस्थायी रोजगार को समाप्त करके उनको डर दिखाकर
किस तरह से उनको इकट्ठा किया जाता है, वही सब भीड़ है। दूसरी बात आप कह रही थी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का अगर ऐसे ही प्रभाव था तो आपने देखा कल एक घोषणा पत्र इन लोगों ने जारी किया, 25 सेकंड 30 सेकंड भी नहीं रुक पाए ये लोग और भाग करे हुए। अगर यही उनका प्रभाव रहता तो इस तरह से घोषणा पत्र छोड़कर भागने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि पत्रकार इनसे सवाल न पूछ ले 20 साल में आपने क्या किया। ये घोषणा पत्र तो जारी करना भी नहीं चाहिए इनको तो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए कि 20 साल में इन्होंने क्या किया, कितना रोजगार किया, पलायन रोकने के लिए कितना किया, कितना कंपनियां स्थापित की, शिक्षा का स्तर कितना बढ़ाया, ये बताने की इनको जरूरत है। इनके पास कुछ है नहीं, ये लोग बस एक मुद्दा जो है घुसपैठिया। अब हम पूछना चाहते हैं जो SIR हुआ बिहार में कितने घुसपैठिया चुनाव आयोग ने बताया है? एक भी घुसपैठियों का नाम नहीं बता पाया इन लोगों ने। ये बस झूठी बात करना है, जनता को बरगलाना है, हिंदू मुस्लिम करके हिंदुओं का ध्रुवीकरण करना है, जो अब नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। बिहार में तो खास तौर से नहीं होगा, न कभी हुआ है वहां पर। जहां तक आप जात की बात करते हैं, जो मुख्यमंत्री अपने जात पर होने पर घमंड करे और पिछड़ा दलित का अपमान करे, आप बताइए ये उत्तर प्रदेश में एक जात विशेष के नेता बनकर रह गए। जिस तरह से आज देखिए रोज प्रतिदिन दलितों पर अत्याचार हो रहा है, कभी उन पर पेशाब किया जा रहा है, कभी उनको पीटा जा रहा है, ये नहीं रोक रहे हैं। चलिए ठीक है हरिनाथ जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं इसका जवाब भी हमारे साथ कुछ ही समय में देंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, आपने जो आरोप लगाया उनका जवाब उन्हीं के पास है, वही देंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से डॉक्टर पूजा मिश्रा भी बनी हुई है। पूजा जी देखिए, अखिलेश यादव जिस तरीके से जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के पास विकास का कोई ब्लूप्रिंट है कि क्या विकास के दावे और वादे? शिवांगी जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। आज जो है तुलसी विवाह है, सभी को शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं। अभी आपने बोला कि समाजवादी पार्टी बात कर रही है जातिगत जनगणना की, जी बिल्कुल, और हम हमेशा से बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, और हम इस जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, इसके सामने सरकार झुकी। जो सरकार कहा करती थी जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं वो लोग अर्बन नक्सल है, मतलब शहरी नक्सली है, वो जो है सरकार झुक करके खुद कहने के लिए जो है मजबूर हो गई कि हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराएंगे, मतलब जातिगत जनगणना कराएंगे। 2026 से चालू भी हो जाएगा शिवांगी जी। SIR हो रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जब आप इतना एक्सटेंसिव, आप जो है जो भले वो टर्म इंटेंसिव है कि इंटेंसिव स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बट वो एक्सटेंसिव हो रहा है। जब आप इतना एक्सटेंसिव कर ही रहे हैं तो फिर एक कॉलम और ऐड कर लीजिए। आपको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करना ही है, तो इसमें मुझे लगता है कि किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको भी करना है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। और अभी बात हो रही थी कि जो है हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो जा करके बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, सबको पता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वो कहते नहीं है क्या, मालूम है हमें जन्नत की हकीकत पर गालिबे खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है, तो ये लोग ख्याल बस कर रहे हैं, क्योंकि ना तो जो है वहां की NDA की सरकार के पास में ये बताने को है कि डेवलपमेंट क्या किया, कार्य क्या किया, वो भी नहीं बता रहे हैं। और यहाँ से जो मुख्यमंत्री जा रहे हैं वो भी नहीं बता रहे कि उत्तर प्रदेश में कौन सा डेवलपमेंट कर दिया। कह रहे हमने बुलडोजर चला दिया, हमने ट्रक चला दिया, हमने गोली चला दिया। जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है पिछले 6 दिनों में, सिर्फ इलाहाबाद जिले में आधा दर्जन से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। और जैसा ही माननीय योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनाव प्रचार करने चले गए हैं, तो प्रत्याशी को गोली मार दिया जा रहा है। आप सोचिए, उसके बाद में पुलिस को मार दिया जा रहा है, वहां पे AK-47 चल रही है। यही योगी आदित्यनाथ की पहचान है। योगी आदित्यनाथ जो कि खुद को संत कहते हैं, जिसकी कोई जाति नहीं होती है। देखिए, पूरा देश, पूरा विश्व योगी आदित्यनाथ जी की जाति जानता है। इसका उदाहरण सबसे पहले आप देख लें जातिवादी कितने हैं, कि कानपुर में एक मैटर पे। चलिए ठीक है, हमारे साथ जनसुराज पार्टी से सोनाली आनंद जी भी बनी हुई है। सोनाली जी देखिए, जनसुराज पार्टी हमेशा से कहती है कि हम सिस्टम बदलेंगे, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर जनसुराज का देखा जाए तो अभी तक क्या ठोस कदम पार्टी की तरफ से उठाए गए हैं? सोनाली जी। देखिए, हमने जो तैयारियां शुरू की थी आज नहीं, हमने 3 साल पहले तैयारी शुरू की थी, और हमने गांव-गांव जाकर 5000 से अधिक गांव को हमने छुआ, वहां पे सभाएं की, लोगों से मिले और लोगों से बातचीत की, और फिर वहां से ग्राउंड पर जो समस्याएं उसको हमने सामने निकाला।
और बेस्ड ऑन दोज इंफॉर्मेशन हमने जो भी अपने 5 सूत्र की बात कही है उसको हमने सामने रखा। चलिए ठीक है, सोनाली जी का फिलहाल नेटवर्क इशू आ रहा है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शाहान परवेज जी भी हैं। शाहान जी, देखिए तेजस्वी यादव की जो विरासत बनाम काम की जो वहां पे लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने अभी तक क्या किया, आप अपने कामों का कर रहे हैं। चलिए ठीक है, नेटवर्क इशू है। हमारे साथ शाहान परवेज जी हैं। शाहान जी, आपसे समझना चाहूंगी कि आरजेडी हमेशा जाति के लिए बात करती रही है जिस तरीके से, तो क्या इस बार भी जाति के नाम पर वोट मांगने की कोशिश है आरजेडी की? शाहान जी, देखिए मैडम, इससे कौन इनकार कर सकता है कि यहाँ जातीय आधार पे शोषण होता आया है। और जातीय जब शोषण होता आया है, जब जात पूछ के आप किसी को पीटने का काम करेंगे, जब आप जात पूछ कर किसी को नीचा दिखाने का काम करेंगे, और आज भी कई जातीय आधारित मुहावरे और कहावत आज भी गांव में गढ़े गए हैं, जिसको आज भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उस पे कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो अगर ये सारी चीजें नहीं है तो क्यों अंबेडकर लड़े जाति को लेकर, क्यों फूले लड़े जाति को लेकर, क्यों लोहिया और जेपी ने समाजवाद की बात कही? तो ये समाजवाद की जो बात है और जो गहराई है वो सच्चाई है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। अभी ये कहना होगा हम लोगों को, हम सभी सब समाज के लोगों को, कि जितना अधिकार शिवांगी जी इस देश में आपका है उतना ही अधिकार हमारा है, और उतना ही अधिकार हर किसी एक लोगों का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो। अगर कोई एक हिंदुस्तानी है तो उसको बराबर का अधिकार, बराबर का सम्मान और बराबर की इज्जत मिलने चाहिए। यही बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी और नेहरू का हमारे देश में सपना रहा है। उन सपनों को लेकर बाद में बड़ी आंदोलन एक खड़ा किया गया, जिसमें हमारे जेपी लोहिया जी ने समाजवाद की नींव रखी। उस समाजवाद की नींव को हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए जगदेव बाबू बिहार में बड़े नेता रहे, फिर उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी रहे, और उन सारे अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए फाइनली लालू यादव जी ने मोर्चा संभाला और उसको जमीन पर उतारने का काम किया। इन सारी बातों को जो अभी तक कहीं ना कहीं कागजों में सिमटा हुआ था, उसको जमीन पर उतारने का काम किया। हमारा ये कहना है केवल कि अगर कोई जात आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसको क्यों हम पीछे रखें? अगर समाज में देश को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो देश जब भी आगे बढ़ पाएगा जब हर वर्ग का, समाज का कंट्रीब्यूशन तय होगा। आप देखेंगे जब जमीन पर जाकर आज भी कई समाज के लोग बहुत पीछे हैं, जो मूलभूत सुविधा को लेकर भी तरस रहे हैं, और केवल वो सुविधाओं को लेकर उनको दिक्कत नहीं है। एनडीए जो है वो तो दावा उनके साथ जी, लेकिन लगातार जेडीयू जो है दावा कर रही है कि हमने विकास किया है बिहार में। आप कहने विकास लोगों तक पहुंचा नहीं है, वहां तो दावा किया जाता है, तस्वीरें दिखाई जाती हैं। अभी जिस तरीके से मेट्रो का शुभारंभ पटना में किया गया, मैंने कोई एक बात बताइए कि अगर मेट्रो को विकास का आधार मानती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को तो शीला दीक्षित जी के खिलाफ चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। बंगाल में मेट्रो तो तब शुरू हुआ जब हम लोग बहुत छोटे थे, पता ही नहीं कब शुरू हुआ। हम लोगों ने जब से देखा मेट्रो शुरू है वहां पर, तो फिर बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को और जनता दल यूनाइटेड जैसे लोगों को इन लोगों का विरोध करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश भैया ने मेट्रो शुरू करा तो योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी को वहां भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए था। आप केवल अगर मेट्रो को पैमाना बनाते हैं तो मेट्रो अगर डेवलपमेंट का पैमाना होगा तो लेकिन ये भी कहा जा रहा है जैसे शाहान जी, पलायन बिहार का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि भैया पलायन जो है बिहार में बहुत देखा गया, लेकिन जेडीयू लगातार नीतीश सरकार दावा करते हैं कि बिहार में पलायन काफी हद तक रुका है। पलायन उन्होंने रोका है, जिस तरीके से गुंडेराज की अगर बात होती है बिहार में वो रोका गया है, जंगल राज जो है, जंगल राज की एक तस्वीर आती थी वो रोका गया है। ये तमाम आरोप आपकी पार्टी पर भी लगते रहे हैं। शिवांगी जी, जंगल राज क्या होता है? जंगल राज की परिकल्पना अगर आप कहना चाहती हैं कि जंगल राज क्या होता है तो जंगल राज तो यही है, जैसे कल हमारे
बड़े प्रख्यात नेता, प्रसिद्ध नेता दुलाल चंद यादव जी को चुनाव के दरमियान सारे नियम कानून को ताक पे रखते हुए वहां के एनडीए के प्रत्याशी और जनता दल यूनाइटेड के कुख्यात अपराधी जिसको टिकट दिया गया है, उसकी सरेआम गोली मारी, उसके लोगों ने सरेआम हत्या किया। उसके बाद अब कल आ जाइए आरा के अंदर प्रमोद मेहता नाम के व्यक्ति, उनका और उनके बेटा का बाजार में सरेआम मर्डर हुआ। तो जंगल राज इसको नहीं कहते तो और किसको कहते हैं? नामचीन अस्पताल के अंदर घुसकर गोली मारा जाता है। गांधी मैदान जैसे पॉश एरिया के अंदर, पटना के अंदर खेमका जी को गोली मारा जाता है। अब आप इसको अगर मंगल राज का परिभाषा देना चाहते हैं, अगर आपके हिसाब से शायद यही मंगल है, तो आपको बधाई हो, बिहार की जनता इस पे सवाल पूछ रही है और पूछेगी। आप क्राइम कैपिटल बनाकर रख दिए उत्तर प्रदेश और बिहार को। पूरे देश में ये एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश क्राइम कैपिटल बन गया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दुर्भाग्य ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार में आके प्रचार कर रहे हैं कि हम कंट्रोल अपराध को नियंत्रित रखेंगे। यही मुख्यमंत्री जिनके ऊपर 56 मुकदमे चार्ज हैं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हरिनाथ उपाध्याय जी भी बने हुए हैं। हरिनाथ जी, जिस तरीके से अगर हम योगी आदित्यनाथ की सभाओं की बात कर रहे हैं कि भीड़ देखी जा रही है, लेकिन आप लोग उस बात से नकार रहे हैं, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ की सभाएं बिहार में हैं, ये कहा जा रहा है कि एक स्टार प्रचारक के रूप में उनकी बहुत डिमांड बिहार में है, तो क्या इससे जातीय संतुलन बिगड़ सकता है बिहार के चुनाव में? हरिनाथ जी जी देखिए शिवांगी जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जी जाति विशेष के पक्ष में और अन्य पिछड़ा, गरीब, दलित और ब्राह्मण के खिलाफ पूरा अपना अभियान लगे रहे हैं, उससे निश्चित रूप से बिहार में संतुलन गड़बड़ाएगा। और उत्तर प्रदेश बिहार पड़ोसी राज्य है। उत्तर प्रदेश की सामाजिक जो है परिकल्पना और संकल्पना या अवधारणा वो बिहार के लगभग मिलती जुलती है। तो यूपी में जिस तरह से पिछड़ा, दलित, गरीब के साथ और साथ साथ से ब्राह्मणों के साथ अन्याय किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, तो ये बिहार के लोग उसका बदला जरूर लेंगे। और योगी जी का मॉडल कभी भी बिहार नहीं हो सकता है। वहां पर बुलडोजर मॉडल कभी भी प्रभावी नहीं हो सकता। हालांकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी बुलडोजर मॉडल पर सवाल उठाया, तो उनको भी ट्रोल किया गया था। यही इनकी संविधान के प्रति समर्पण है। वहां पर योगी जी अगर ऐसे ही बहुत प्रभावी होते तो उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ अभी वहां पर 33 सीट पर नहीं आ जाते। ये उत्तर प्रदेश तो संभला नहीं। इन्हीं के 33 सीट पर आ जाने से, असफलता हो जाने से जो तथाकथित 400 सीट की जो है सपना देखे थे वो पूरा नहीं हो पाया उनका, और जो है गठबंधन पर जो है इनको आश्रित होना पड़ा। तो योगी जी को हवा में न उड़ाइए। ये जो है भाजपा और अंधभक्त के लोग, कुछ मीडिया उसमें आप नहीं है, हम अभी तो नहीं कहेंगे, अभी आपके मीडिया से बहुत पक्षपातपूर्ण सरकार के पक्ष की बात नहीं कही गई है, ये उनके बताए गए भीड़ है। आप जो है महागठबंधन के भीड़ को दिखा दीजिए जो सबसे अधिक भीड़ है, या सबसे कम वाली भीड़ को महागठबंधन के दिखाई हो, और योगी जी के सबसे अधिक वाली भीड़ को दिखा दीजिए अभी टीवी पर, पता चल जाएगा। और इसके भीड़ में इनके यहाँ कोई आ नहीं रहा है। आधे से अधिक यूपी से जा रहे हैं लोग, जो है सरकार यूपी में है। और मतलब हरिनाथ जी आप ये कह रहे हैं, हरिनाथ जी आप ये कह रहे हैं कि यूपी से लोग जा रहे हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ अपने साथ भीड़ जुटाने के लिए लोगों को लेकर जा रहे हैं, आपका ये कहना है? ये भीड़ जो है, लोग जो है वो बिहार के नहीं है। हरिनाथ जी ये भाजपा की रणनीति है। हर इनके कुछ लोग तय होते हैं, जहां पर चुनाव होता है वहां पर आना जाना इनका लगा रहता है, दिखाने के लिए भी। तो क्या ये सभी पार्टियां करती हैं क्या? हरिनाथ जी आपसे समझना चाहूंगी, आप बीजेपी पर आरोप लगाए, सभी पार्टियां करती हैं या सिर्फ आप बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि चुनावी समय आता है तो भीड़ जुटाने के लिए लोग ले जाए जाते हैं बसों में भरकर? सभी पार्टियां कहां से कर पाएंगी शिवांगी जी? सभी पार्टियों को चुनाव आता है तो इनका जो है बैंक सील कर दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता तपोष पाल जी जुड़ चुके हैं। तपोष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में।
तपोष जी, देखिए बिहार की धरती पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और ये कहा जा रहा है स्टार प्रचारक के रूप में एक बहुत बड़ा चेहरा, बिहार में उनकी बहुत डिमांड है, भीड़ वहां पर देखी जा रही है। लेकिन तमाम पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, उनका ये कहना है कि ये भीड़ जो है योगी आदित्यनाथ यूपी से लेकर आए हैं दिखाने के लिए, ये कोई भीड़ नहीं है। क्या कहेंगे आप तपोष पाल जी? देखिए, सबसे पहले तो देव उठनी एकादशी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज खाटू श्याम महाराज जी का जन्मोत्सव है, उसकी भी बहुत शुभकामनाएं। और आज कर्नाटका जन्मोत्सव है, कर्नाटका राज्योत्सव है और कर्नाटका स्थापना दिवस है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, योगी जी स्टार प्रचारक हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहां भी जाते हैं लोग, वहां के क्षेत्र की जनता और सारे लोग भाजपा के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए वो प्रचार करने जाते हैं, उसके लिए मन बनाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं से ये चीज छिपी हुई नहीं है। जहां भी जिसको भी जब भी जिस भी कैंडिडेट को जहां भी मौका मिलता है, वो सबसे पहली पसंद अपना यही बताते हैं कि किसी तरीके से योगी जी हमारे क्षेत्र में आ जाए प्रचार के लिए। इतना प्रभाव है उनके प्रचार में और उनके भाषणों में, और उनके ऑरा उनका जो है वो इतना महान है कि उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है। एक चीज मैं बता दूं, देखिए, एक अभी सर्वे आया था, मतलब मैं एक जगह देख रहा था, तो वो हाई वैल्यू कंपैरिजन उन्होंने बताया था कि एनडीए ने जो अभी मैनिफेस्टो दिया है और महागठबंधन ने दिया है, तो मैं क्विकली उसको कवर करता हूं। देखिए, रोजगार में जो विश्लेषण आया है उसमें यह कहा गया है कि एनडीए का वादा ज्यादा यथार्थवादी है और संस्थागत है। महिला सशक्तिकरण में जो उन्होंने दिए हैं वायदे और हमने जो दिए, उसमें यह कहा गया है कि एनडीए ने स्केल और आत्मनिर्भरता दोनों पर फोकस किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में भी एनडीए की भारी मतलब अपीजमेंट हो रहा है, मतलब उसको काफी प्रशंसा की जा रही है कि एनडीए की विजन बेस्ड इंफ्रा प्लानिंग है और ज्यादा व्यापक और फंड लिंक्ड है उनके। किसान हित के लिए अगर हम कहें तो एनडीए की योजनाएं लागू करने की जो योग्यता है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो एमएसपी पे ऑलरेडी चीजों को लागू कर चुके हैं। और चलिए ठीक है, आपकी बात का जवाब पूजा जी के पास है। पूजा जी क्या कुछ कहेंगे? जी शिवांगी जी, ये बात सही कह रहे हैं कि इनके यहाँ पे जो है बिहार में एनडीए ने फंड एलोकेशन जो है बहुत ज्यादा किया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, बिल्कुल सही है। और उससे कहीं ज्यादा किया हुआ है करप्शन। 10 दिनों में जो है अगर 12 पुल गिरते हैं, 12 पुल में अगर 3 सबसे बड़े पुराने पुल थे, मैं मानती हूँ कि चलो जो है नेपाल से पानी उमड़ घुमड़ करके आया और इतना धाम से गिरती है नेपाल से पानी कि आपके वो पुल टूट गए, 3 पुराने हो रखे थे, आपने मरम्मत नहीं कराया। जो अंडर कंस्ट्रक्शन पुल थे, जो जिसको कंस्ट्रक्ट किए ज्यादा दिन हुए नहीं थे, वो भी पुल टूट गए। तो ये बिल्कुल सही है कि एक ही काम के लिए 4-4 बार पैसे एलोकेट किए हैं इन्होंने, और जितना इन्होंने पैसे एलोकेट किए उससे ज्यादा इन्होंने करप्शन का रखा हुआ है बिहार में। और अभी इससे पहले आपने कहा था कि बिहार में पलायन रुक गया हुआ है, तो पलायन के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि पलायन रुका नहीं है, लगातार बढ़ा हुआ है। और मैं नहीं कह रही हूँ, ये पार्टी की तरफ से बयान आते हैं जिसको मैंने कहा था, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि पलायन, पार्टी की तरफ से जो बयान नेताओं के आते हैं मैं वो आपके सामने रख रही हूँ। जी, अभी आंकड़े जो होते हैं ना उसकी बात कर लीजिए। अभी इन्होंने बात की योगी आदित्यनाथ जी का, योगी आदित्यनाथ जी का और चाहे और कैसा भी हो, जब आप कार्य नहीं कर रहे, अभी आप यहाँ उत्तर प्रदेश से वहां गए हुए हैं, यहाँ पे भी मर्डर चल रहे हैं, दिन दहाड़े लगातार लोगों की हत्याएं हो रही है, गले काट दिए जा रहे हैं, वही बिहार में भी होने लग गया। आपके कदम पड़े नहीं कि आप सोचिए कि प्रत्याशी को गोली मार दी जा रही है, गले काट दिए जा रहे हैं। ये तब हो रहा है जब आचार संहिता लागू है, चुनाव के कुछ दिन बचे हुए हैं। ये जो है यही हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का। और मुझसे पहले जो आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इस मुख्यमंत्री पे जो है 56 मुकदमे थे, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे मुकदमे थे जमीन कब्जाने वाले, गंभीर मुकदमे, जिसको ये इनको अध्यादेश ला करके अपना मुकदमा हटाना पड़ गया था। ये उस बिल के अंडर में नहीं आ रहे थे जो 17 दिसंबर 2017 को लेकर के आए थे, जिसमें राजनीतिक मुकदमे सारे अपने नेताओं के उतारे थे। चलिए ठीक है तपोष जी, देखिए जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि आचार संहिता का बिहार में उल्लंघन हुआ है, मर्डर केस सामने आ जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? तमाम आरोप आपकी पार्टी पर भी लग रहे हैं। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आपकी आ रही है। देखिए, मैं ज्यादा बड़ा कोई सेक्टर नहीं लेता हूं, मैं सिर्फ रेलवे लेता हूं, और रेलवे में 2 बड़े घोटाले हुए हैं। एक घोटाला तो लैंड फॉर जॉब का था, मतलब जमीन दो जॉब ले लो।
स्ट्रेट फॉरवर्ड था। लेकिन जो दूसरा घोटाला था वो आईआरसीटीसी का था। इसमें पूरा लालू परिवार और उसका जो तंत्र था और जो मशीनरी थी वो पूरी तैयारी के साथ आया था। मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखिए, आईआरसीटीसी का जो प्राइम रेलवे प्रॉपर्टी था, द बीएनआर होटल्स, बंगाल नागपुर रेलवे होटल्स, जो रांची और पुरी रेलवे स्टेशन के आसपास की प्राइम जमीनें थी, इनके प्राइवेट प्रॉपर्टी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे दे दी जाती है। और उसके बदले में वेस्ट पटना की जो प्राइम प्रॉपर्टी होती है, जो कि उस समय 94 करोड़ की थी, 94 करोड़ की थी, उसको एक फर्म को 1.47 करोड़ में बेच दी जाती है, 1.47 करोड़ में। और उस कंपनी के मालिक कौन थे? प्रेमचंद गुप्ता और सरला गुप्ता। प्रेमचंद गुप्ता आरजेडी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, लालू के बहुत खासम खास। और अब इस कंपनी का सारा शेयर लालू परिवार को धीरे से ट्रांसफर कर दिया जाता है। तेजस्वी और राबड़ी देवी इस चीज में फंसे हुए हैं। इसको कहा जाता है क्विट प्रो क्रो, मतलब आप कुछ हमें दीजिए तो उसके बदले में हम आपको कुछ देंगे। सीबीआई इस बार सबूत के साथ एकदम मजबूती के साथ आई है। कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं, कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। अब केवल पनिशमेंट देना बचा हुआ है। एलिगेशन इतना सॉलिड है कि इनको अच्छी खासी सजा उसकी उम्मीद आप कर सकते हैं। इस समय शायद चुनाव के कारण शायद इसकी सुनवाई रुकी हुई है, वरना इसको भी जो है ये भी पूरे एक तरीके से। ठीक है, शान परवेज जी। देखिए शिवांगी जी, तपोजपाल जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव के कारण सुनवाई रोकी गई है। कौन सा कोर्ट चुनाव को देखकर सुनवाई रोकता है? कौन सा कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया चुनाव से बाधित हो जाती है? इन लोगों की मंशा बस इसी एक लाइन में स्पष्ट हो जाएगी। और अगर 94 करोड़ रुपए की जमीन देना कोई बहुत बड़ा अपराध है, मान लिया, तो फिर आप बताइए कि आपने 1 रुपए प्रति एकड़ अडानी को जो भागलपुर में जमीन दिया है वो कौन से नियम के अंतर्गत दिया? हिमाचल प्रदेश में बाबा रामदेव की कंपनी को जो आपने 71,000 एकड़ जो लैंड दिया है बाबा रामदेव की कंपनी को, वो किस नॉर्म और किस कंडीशन के आधार पर आपने दिया? जी वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने दिया है, हमने नहीं दिया है, कोर्ट ने दिया है। जो अडानी के बेवकूफ किए वो कौन से आर्टिकल और संविधान और कौन से नियम के अंतर्गत आपने बेवकूफ किए हैं? दूसरी बात आप आ जाइए, मुकेश अंबानी की कंपनी राफेल में जो घपलेबाजी कर रही थी, जिसको आपने इंट्रोड्यूस कराया था, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने आपका नाम लेकर कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंट्रोड्यूस कराया और उसको शेयर होल्डर बनवाया। उसके बाद राफेल का प्राइस अचानक से बढ़ जाता है, तो वो कौन से नियम के अंतर्गत हुआ था? सरकार जाने दीजिए, चंद दिनों के मेहमान है आप, और बिहार का चुनाव ये तय कर देगा कि केवल ये चुनाव बिहार का नहीं है। तपोज जी ज्यादा बेचैन मत होइए, इस चुनाव परिणाम से केंद्र भी हिलेगा, और जब केंद्र हिलेगा तो एक एक चिट्ठा खुल जाएगा, और ये जब एक एक चिट्ठा खुल जाएगा तो चंद दिनों के मेहमान आप वादा कर रहे हैं कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि चंद दिनों के मेहमान है, चंद दिनों के मेहमान बिहार में। और इन्होंने कह दिया बहुत बड़ा हो रहा है शिवांगी जी, इनका बहुत बड़ा हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी का, इतना बड़ा हो रहा है, उसके बाद भी 33 सीट आया। आप अपने खींचतान धक्का मुक्की करके प्रचार कर रहे थे, आप अपने राज्य में चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। आप अगर बिहार में चुनाव जीताएंगे, आप तय करेंगे कि बिहार में भ्रष्टाचार करप्शन कैसे कंट्रोल होगा। जो सबसे भ्रष्ट और सबसे करप्ट सरकार उत्तर प्रदेश की चल रही है, इस देश में केवल जुमलेबाजी की सरकार चल रही है। 20 सालों में बिहार की सरकार ने कौन सा ऐसा कीर्तिमान रच दिया है? नीतीश कुमार जी एक साइड कह रहे हैं, सुनिए, एक साइड कहते हैं कि बिजली बिजली बिजली, मैं कह रहा हूँ जहां नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं है, जिन राज्यों में क्या वहां बिजली नहीं है? क्योंकि भारत की जो युवा है वो इनमें अपनी छवि देखते ही नहीं है। और लास्ट टाइम तो देखिए इनका 99 आया था, इस बार अगली बार इनका 9 भी नहीं आएगा। आप तय करते हैं ना, इसीलिए आप 33 पे चले गए। आप 400 का वादा कर रहे थे, चुनाव आयोग की मेहरबानी से सरकार बचा पाई। अरे तपोज पाल जी, तो चुनाव आयोग की बड़ी मेहरबानी रही कि आपकी 240 पार कर गया, नहीं तो पब्लिक ने तो आपको लपेट दिया था। और बिहार में ये तय हो जाएगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ पे सरकार टिकी हुई है, जो जुमलों पे टिकी हुई सरकार है, उसकी विदाई बिहार की जनता ने तय कर लिया है। 14 तारीख को आपकी बिहार से भी विदाई तय है और केंद्र से भी विदाई तय है, ये नोट कर लीजिए। यात्रा को ड्रामा बताते
बताते हैं, चलिए, वो ठीक राम है। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान को ड्रामा बताते हैं। ये दुखद है। ये जिस ठीक है, तरीके आप लोग जो बात कर रहे हैं एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुख्य फोकस है विकास की। किस पार्टी ने कितना विकास बिहार में किया है, उसी के तहत इस बार जनता वोट करेगी और 14 नवंबर को ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि किस पार्टी, जो कौन सी पार्टी है जो सरकार बिहार में इस बार बनाने जा रही है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, समय का अभाव है, आज की चर्चा को यहीं रोकेंगे। आप सभी ने समय दिया, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए आज के रण क्षेत्र में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।